हेलो। आज का टॉपिक है स्कोलियोसिस। प्रीवियस वीडियो में हमने स्प्रेंचल डिफॉर्मिटी डिटेल में देखा था। अब स्कोलियोसिस डिटेल में देखेंगे। देखो, स्कोलियोसिस इज द साइडवेज कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। स्कोलियोसिस में क्या होता है? साइडवे कर्वेचर। आगे मैं आपको फिगर में दिखाऊंगी। Scoliosis is a condition where the spine curves abnormally, usually in a S or C shape instead of a normal straight line। ठीक है, तो स्कोलियोसिस में साइडवे कर्वेचर देखने को मिलता है और ये एबनॉर्मली कर्व होता है। ठीक है, साइडवे एबनॉर्मली कर्वेचर होता है और नॉर्मली ये कैसे स्कोलियोसिस एस या सी शेप का देखने को मिलता है। कितने में एस शेप का होता है और कितने में ही सी शेप का होता है। ठीक है, नॉर्मल जो स्ट्रेट लाइन में जो नॉर्मल कर्व होना चाहिए वैसा नहीं होता। इसे स्कोलियोसिस कहते हैं। देखो, ये जो इस तरह से कर्व होता है स्कोलियोसिस, कर्व्स इन स्कोलियोसिस। ओके, तो देखो ये जो प्राइमरी कर्व है थोरासिक क्या है? थोरासिक एंड सैक्रस जो होता है वो प्राइमरी कर्व होते हैं एंड सर्वाइकल एंड थोरासिक जो होता है वो सेकेंडरी कर्व होता है। तो ये प्राइमरी कर्व है। और देखो स्कोलियोसिस की साइड किस साइड से राइट एंड लेफ्ट है, कैसे पता करते हैं राइट है कि लेफ्ट है? देखो, जिस साइड कॉन्वेक्सिटी ज़्यादा होती है, कॉन्वेक्सिटी वाले एरिया से पता चलता है ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, और इस साइड क्या है? ये कॉनकेव है। तो ये जो इस साइड की कॉन्वेक्स, इस साइड वाली राइट साइड की कॉन्वेक्स वाली जो साइड है उससे पता चलता है कि राइट साइड का स्कोलियोसिस है। ठीक है, तो कॉन्वेक्सिटी देख के स्कोलियोसिस का साइड पता किया जाता है राइट है या लेफ्ट है। देखो, नॉर्मल वर्टिब्रा कैसी होती है? ऐसी होगी। ठीक है, नॉर्मल वर्टिब्रा ऐसी होती है। ये जो है स्पाइनस प्रोसेस उसका मिड लाइन पे आता है और ये जो पर आर्टिकुलरिस है ट्रांसवर्स प्रोसेस जो है। ठीक है, देखो ये साइड में दो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, वो कैसी है? ट्रांसवर्सली है, दोनों ही हॉरिजॉन्टली है। ठीक है, और इसमें देखो रोटेशन वर्टिब्रा, तो इसमें स्पाइनस प्रोसेस कहाँ आ गई है? मिड लाइन से हटके साइड में आ गई है यहाँ पर। और ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है ये भी पूरा इस तरह से रोटेट हो गया है, यानी पूरी वर्टिब्रा इस तरह से रोटेट हो गई है। तो स्कोलियोसिस में क्या होता है? वर्टिब्रा होती है वो रोटेट हो जाती है। देखो ये नीचे वाला जो फिगर है इसमें भी लिखा है रोटेशन ऑफ वर्टिब्रा, तो इस तरह पूरी रोटेट हो जाती है वर्टिब्रा। ओके, इस तरह से रोटेट हो जाती है, नॉर्मल पोजीशन में नहीं रहती। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्कोलियोसिस। तो स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस होता है जो परमानेंट होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल यानी उसकी बोन से रिलेटेड होगा तो वो परमानेंट होगा। और नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस जो होता है वो ट्रांजिएंट होता है, यानी वो मसल या टिश्यू रिलेटेड होगा तो कैसा होगा? नॉन स्ट्रक्चरल। और जो स्ट्रक्चरल होगा वो परमानेंट होगा। देखो नॉन स्ट्रक्चरल के टाइप देख लो। पोस्चरल स्कोलियोसिस। ठीक है, तो ये कॉमन टाइप है। टाइप्स ऑफ स्पाइनल कर्वेचर वेयर द स्पाइन looks curved when standing but straighten out when the person lies down or changes their posture। तो इसमें है कि जब पेशेंट स्टैंडिंग वाली पोजीशन में रहता है तो ये कर्व दिखता है। ठीक है, और जब वो लाइंग डाउन यानी सो जाएगा या फिर अपने पोस्चर चेंज करेगा तो ये स्कोलियोसिस क्या होता है? चला जाता है, डिसअपियर हो जाता है, दिखेगा नहीं। वो सिर्फ कौन से स्टैंडिंग पोजीशन में ही दिखता है।
और बाकी जैसे पेशेंट पोजीशन चेंज करेगा तो वो स्कोलियोसिस डिसअपियर हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, पोस्चर स्कोलियोसिस, यानी उसका पोस्चरल मतलब स्टैंडिंग वाले पोस्चर में ही उसका स्कोलियोसिस ऑब्जर्व होता है। पोस्चर चेंज करते ही उसका स्कोलियोसिस डिसअपियर हो जाता है। कॉजेस देख लो, मसल इम्बैलेंस हो सकता है, पुअर पोस्चर, डिफरेंस इन लेग लेंथ, ठीक है। तो स्टैंडिंग पोजीशन में अगर लेग लेंथ ओके, लेग लेंथ अगर उसका डिफरेंस है, एक पैर छोटा एक पैर बड़ा है, तो क्या होगा इसमें, वो खड़ा है तो स्कोलियोसिस दिखेगा, और जब बैठ जाएगा तो स्कोलियोसिस नहीं दिखेगा। तो इस तरह से पोस्चर स्कोलियोसिस कहते हैं। दूसरा है सियाटिक स्कोलियोसिस। द स्पाइन कॉज स्कोलियोसिस ड्यू टू इरिटेशन और पेन फ्रॉम द सियाटिक नर्व, lateral trunk tilt, herniated disc and spondylolisthesis। तो इसमें क्या होता है, ये सब कंडीशन बताइए, कॉज बताया है नीचे, लेटरल ट्रंक टिल्ट हुआ या हर्निएटेड डिस्क हुई या स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हुआ, तो इस सब में किस टाइप का सियाटिक स्कोलियोसिस देखने को मिलेगा। ये जो होता है, ये सियाटिक जो नर्व होती है उसको क्या करेगा, हर्निएटेड डिस्क में हम जानते हैं कि हर्निएशन सीवियर है तो वो नर्व को कंप्रेस करता है, सियाटिक नर्व को कंप्रेस करेगा। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में एक वर्टिब्रा आगे खिसक जाती है तो वो नर्व को कंप्रेस करेगी। लेटरल ट्रंक टिल्ट होने से भी ये जो नर्व है सियाटिक नर्व, उसको कंप्रेशन होता है। तो ये सब नर्व कंप्रेस होगा सियाटिक, तो उसे सियाटिक स्कोलियोसिस कहते हैं, ठीक है। उसकी वजह से ये स्पाइन कर्व स्कोलियोसिस देखने को मिलेगा। थर्ड है कंपनसेटरी स्कोलियोसिस। कंपनसेट फॉर एन इम्बैलेंस सच एज अ डिफरेंस इन द लेग लेंथ और अ पेल्विक टिल्ट। तो इसे कंपनसेटरी स्कोलियोसिस कहते हैं। जैसे कि किसी को लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी है, एक पैर छोटा है, तो उसको कंपेंसेट करने में अपना बॉडी जो है उसका जो है कर्व चेंज हो जाता है, ओके, उसका कर्व चेंज हो जाएगा। अगर एक पैर छोटा है तो एक साइड क्या होगा, ट्रंक एक साइड बेंड होता है और उसकी वजह से एस शेप का स्कोलियोसिस देखने को मिलता है और एंटीरियर पेल्विक टिल्ट देखने को मिलेगा। तो इसे क्या कहते हैं, कंपेंसेटरी स्कोलियोसिस कहते हैं। एक कंडीशन है, उसको कंपेंसेट करने के लिए दूसरा पोस्चर भी पुअर हो जाता है, ओके, तो इसे कंपेंसेटरी स्कोलियोसिस कहते हैं। अब स्ट्रक्चर स्कोलियोसिस देखते हैं। फर्स्ट है इडियोपैथिक, जिसका रीजन ही ना पता हो, ओके, अननोन रीजन हो, से इडियोपैथिक कहते हैं। Where the cause is unknown, usually develops between the ages of 10 to 80 years. The cough can worsen as the child grows, especially during puberty. तो कॉमनली कौन से एज, 10 to 18 ईयर्स एज के बीच ये देखने को मिलता है। और जब बेबी मतलब जो बच्चा है वो डेवलप होता है, ठीक है, 10 से 18 ईयर्स तक की डेवलपिंग एज होती है, तो उसमें ये स्कोलियोसिस देखने को मिलता है। इसमें जो कर्व है वो वर्जन होता है, मतलब सीधा ना होकर वो एस शेप या सी शेप में उसकी जो वर्टिब्रा है उसका प्रॉपर ग्रोथ ना हो, तो उसकी वजह से भी ये स्कोलियोसिस देखने को मिलता है। तो इडियोपैथिक, जिसका रीजन ही अननोन है। सेकेंडरी है कंजेनिटल स्कोलियोसिस। Present at birth is caused by abnormal development of the spine during fetal growth, resulting in a sideway curvature। तो जब बेबी डेवलप होता है तो उसमें इसका स्पाइन जो मदर के वोम में जब फिटल ग्रोथ होता है उस टाइम पे ही उसके वर्टिब्रा में प्रॉब्लम हो जाता है, जिससे नॉर्मल ये डेवलप नहीं होता स्पाइन और स्कोलियोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। कर्व जो होता है नॉर्मल नहीं होता है और स्कोलियोसिस देखने को मिलता है, रिजल्टिंग इन अ साइडवे कर्वेचर। देखो कॉजेज, डिफेक्ट्स इन वर्टिब्रा, वर्टिब्रा में डिफेक्ट्स होगा ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ फिटल डेवलपमेंट। जब बेबी फिटल का डेवलप होता है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, जो स्टार्टिंग के 3 मंथ होते हैं, मदर प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे,
तो वो फर्स्ट 3 मंथ में वर्टिब्रा जो बनती है उसमें ही डिफेक्ट प्रॉपर नहीं बनती वो, ठीक है। हेमी वर्टिब्रा यानी हाफ वर्टिब्रा बनी है या फिर ब्लॉक हो गई है वर्टिब्रा, तो ये सब क्या है, फ्यूज हो गई है वर्टिब्रा। तो ये सब रीज़न है जिससे स्कोलियोसिस होता है, और ये बाय बर्थ ही होता है, इसलिए इसे कंजेनिटल स्कोलियोसिस कहते हैं। तीसरा टाइप है पैरालाइटिक स्कोलियोसिस। पैरालिसिस से ही पता चलता है कि कोई पैरालिसिस हुआ है मसल में, ओके, तो उसकी वजह से ये देखने को मिलता है। अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर स्कोलियोसिस डेवलप्स ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ वीकनेस ऑफ द स्पाइनल मसल्स। तो स्पाइनल मसल्स में वीक हो जाने की वजह से वो प्रॉपर जो कर्व को सपोर्ट करना चाहिए वो सपोर्ट नहीं करेंगे, और धीरे धीरे वो क्या स्कोलियोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, लीडिंग टू अ लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, ठीक है। तो ये पैरालिटिक स्कोलियोसिस था। अब कॉजेस देखते हैं। वर्टिब्रा मालफॉर्मेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोटिक डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब फीटल डेवलप हो रहा है उसी टाइम पे वर्टिब्रा प्रॉपर नहीं बना, तो उसकी वजह से ये होगा। और जेनेटिक चेंजेस में भी चांसेस है ये स्कोलियोसिस होने के। स्पाइनल इंजरी, कोई स्पाइन में इंजरी हो गई है, उसके बाद सर्जरी किया गया, तो उसका क्या होगा, कर्व का पूरा शेप चेंज हो जाता है। और ट्यूमर ऑन योर स्पाइन, तो ट्यूमर भी है, उसको रिमूव करने में क्या होता है, फ्यूज करना पड़ता है पूरे स्पाइन को, तो उसमें भी चांसेस है कर्व का शेप चेंज हो जाए। अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स योर नर्व्स और मसल्स, हमने आगे देखा वो जो सियाटिक स्कोलियोसिस था, उसमें क्या होता है, सियाटिक नर्व इन्वॉल्व होती है, तो उन सब कंडीशन में भी ये चेंज होगा। पेन की वजह से, सियाटिक नर्व का पूरा जो पेन होता है उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट अवॉइड करता है पेन को, तो उसमें एक साइड वो बेंड हो जाता है, तो उसकी वजह से पुअर पोस्चर देखने की वजह से ये देखने को मिलता है। और मसल वीकनेस होने की वजह से भी पैरालिसिस जो देखा हमने स्कोलियोसिस, वैसा स्कोलियोसिस देखने को मिलेगा। अब देखते हैं, देखो कॉजेस में एक ये भी आएगा, कंपेंसेटरी कॉजेस होता है, किसी को लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी है, ठीक है, एक पैर शॉर्ट है एक पैर, तो उसमें भी कंपेंसेटरी स्कोलियोसिस देखने को मिलता है। किसी का काइफोसिस वाला पोस्चर है, ठीक है, तो फॉरवर्ड हेड है, तो उसमें क्या होगा, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म की वजह से स्कोलियोसिस देखने को मिलता है। तो ये सब रीजन है कंपेंसेटरी स्कोलियोसिस या फिर मसल वीकनेस, तो इस सब सारे कॉजेस है स्कोलियोसिस होने के। मेनली कंजेनिटल स्कोलियोसिस भी ज़्यादातर देखने को मिलता है, और कितने ही स्कोलियोसिस का रीजन ही नहीं पता होता, इडियोपैथिक होता है। अब देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। तो क्या होगा, बैक पेन देखने को मिलेगा, डिफ़िकल्टी स्टैंडिंग अपराइट पोजीशन, पेन है तो उसमें क्या होगा, स्टैंडिंग अपराइट पोजीशन रखने में डिफ़िकल्टी होगी, बैक में पेन रहेगा, कोर मसल वीक होंगे, लेग पेन होगा, नमनेस और वीकनेस देखने को मिलेगा। सियाटिक जो था उसमें नमनेस, वीकनेस, पेन, अनइवन शोल्डर भी होगा, क्योंकि कंपेंसेटरी मैकेनिज्म में क्या होगा, स्कोलियोसिस जो कर्व बना है उसकी वजह से शोल्डर भी क्या होगा, अपना अनइवन हो जाएगा लेवल उसका। शोल्डर ब्लेड्स दैट स्टिक आउट, तो शोल्डर ब्लेड्स देखोगे तो मतलब वो पीछे से आप देखोगे स्कैपुला की पोजीशन, तो वो बाहर की ओर दिखेंगे, स्कोलियोसिस की वजह से बाहर की ओर जाते दिखेंगे, ठीक है। हेड दैट इज डजंट सेंटर अबव योर पेल्विस, अनइवन वेस्ट, तो हेड भी होगा तो वो सेंटर में नहीं रहेगा, क्योंकि एक साइड क्या होता है, स्कोलियोसिस की वजह से बॉडी एक साइड बेंड होती है, तो उसकी वजह से हेड भी सेंटर में नहीं होगा। अनइवन वेस्ट, क्योंकि इसमें भी लिटरली बेंडिंग होगा, तो अनइवन वेस्ट देखने को मिलेगा। ये सब साइन एंड सिम्टम्स थे। दूसरा है एलिवेटेड हिप्स देखने को मिलेगा, कॉन्स्टेंट लीनिंग टू वन साइड, ठीक है, स्कोलियोसिस की वजह से एक साइड ही वो पेशेंट लीन
बेंड रहेगा, अनइवन लेग लेंथ होगा, चेंजेस इन स्किन अपीयरेंस और टेक्सचर, टिम्पल्स, हेयर्स, पैचेस, स्किन डिसकलरेशन देखने को मिलेगा। दिस अकर्स ऑन योर बैक अलोंग योर स्पाइन, रेस्पिरेटरी और कार्डियक प्रॉब्लम्स इन सीवियर केसेस। ये क्यों देखने को मिलता है रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक प्रॉब्लम? क्योंकि देखो स्कोलियोसिस जो होता है कव, वो क्या करता है धीरे धीरे, मतलब वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो होती है उसकी वजह से सब बॉडी अपना मतलब कंपनसेट करने का ट्राई करती है। तो कई बार सीवियर स्कोलियोसिस क्या करेगा, जितनी भी रिब्स है उसको कंप्रेस करने लगता है। अब रिब्स को कंप्रेस करेगा तो क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, ओके, डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग में। तो ये सब रेस्पिरेटरी और कार्डियक प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलता है, क्योंकि वो क्या करता है रिब्स को कंप्रेस कर रहा है। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सब देखने को सिम्टम्स मिलते हैं। पैटर्न ऑफ स्कोलियोसिस, तो देखो पैटर्न देखते हैं। ये है राइट थोरासिक कव। हमने पहले ही देखा कॉन्वेक्स सीटी जिस साइड की होगी उस साइड इस कव को नाम दिया जाएगा। तो यहाँ पे राइट साइड, ये वाली राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो इस साइड राइट साइड कॉन्वेक्सिटी है, तो इसे राइट थोरासिक कव कहेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ थोरासिक वाला कव ज़्यादा है कॉन्वेक्सिटी। अब इसमें देखो राइट थोरेको लंबार कव, तो ये थोरेक्स और लंबार दोनों इन्वॉल्व है, तो इसे थोरेको लंबार कव कहेंगे। ये इससे थोड़ा माइल्ड कॉन्वेक्स है। और थर्ड में है लेफ्ट लंबार कव। लेफ्ट लंबार, ये जो लंबार वाला एरिया है ऊपर वाला कव नॉर्मल है, पर ये लेफ्ट लंबार, लेफ्ट साइड इसकी कॉन्वेक्सिटी है। ठीक है, ये कॉन्वेक्सिटी लेफ्ट साइड है, जिसे लेफ्ट लंबार कव कहेंगे। इसमें देखो दोनों साइड है, इस साइड भी है इस साइड भी है। तो राइट थोरासिक एंड राइट क्या है, राइट साइड थोरासिक है एंड लेफ्ट साइड लंबार कव है, तो इसे डबल मेजर कव कहेंगे। दोनों साइड कव है, राइट में भी है थोरासिक रीजन का और लेफ्ट में भी है लंबार रीजन का, तो इसे राइट थोरासिक एंड लेफ्ट लंबार कव कहते हैं। यानी दोनों साइड दो कव है तो डबल मेजर कव भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह पैटर्न है और राइट लेफ्ट इस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है और नाम दिया जाता है। अब डायग्नोसिस, तो एक्सरे करवाएंगे। ठीक है, तो एक्सरे में क्लियरली पता चल जाएगा। प्राइमरी टूल फॉर डायग्नोसिक स्कोलियोसिस एंड मेजरिंग द डिग्री ऑफ कर्वेचर, जो डिग्री है स्कोलियोसिस का कर्व का वो इसमें ही मेजर होता है एक्सरे के ऊपर से। कॉप्स एंगल इम्पॉर्टेंट है, कॉप्स एंगल से ही कितना कर्व है स्कोलियोसिस का वो डिफाइन किया जाता है। एन एंगल बिटवीन द लाइन पासिंग थ्रू द मार्जिन्स ऑफ द वर्टिब्रा एट द एंड ऑफ द कर्व। ठीक है, तो एंड ऑफ द दोनों कर्व जो होता है, जैसे कि देखो जैसे कि ये कर्व है इस तरह से, तो ये जो एंड ऑफ कर्व है इतना, तो इसको क्या करेंगे एंड, ये ऊपर का एंड हो गया ये नीचे का एंड हो गया, तो यहाँ पर इसे इतने को कर्व एंगल कहा जाता है। ठीक है, आगे मैं फिगर में दिखाती हूँ। अ कर्व एंगल ऑफ 10 डिग्रीज और मोर इंडिकेट स्कोलियोसिस। अगर 10 डिग्री से ज़्यादा होगा तो उसे स्कोलियोसिस कहेंगे। सीवियरिटी एंड ट्रीटमेंट, माइल्ड, देखो कर्व की कितनी डिग्री होती है और क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है वो देख लेते हैं। तो देखो माइल्ड कितना होगा, 10 to 20 डिग्री रहा तो उसे माइल्ड कहेंगे। ऑफन मॉनिटर विद द रेगुलर चेकअप, तो उसमें सिर्फ रेगुलर चेकअप ही करना होता है। मॉडरेट, मॉडरेट में क्या होगा 20 to 40 डिग्री होगा, तो ब्रेसिंग माइट भी कंसिडर, तो उसमें क्या ऑर्थोसिस पहनने की ज़रूरत पड़ेगी। सीवियर कब होगा, ग्रेटर देन 40 डिग्री जब होता है तो सर्जरी में भी रिक्वायर्ड। ग्रेटर देन 40 डिग्री यानी बहुत सीवियर हो जाता है और उसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। देखो
इस तरह से मेजर किया जाता है। ये कॉप्स एंगल है, एंड ऑफ द कॉ। तो देखो ये कॉ जो है इसका एंड वाला पार्ट वर्टिब्रा को कंसीडर किया जाता है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसके बीच का जो रहा डिग्री, इसे कॉब एंगल कहा जाता है, और इसे मेजर करके कितनी डिग्री है इसके ऊपर से सीवियरिटी पता चलती है स्कोलियोसिस की। अगर ये ग्रेटर देन 40 डिग्री रहा तो उसका मतलब है बहुत ये सीवियर है, और लेस देन 10 डिग्री यानी नॉर्मल कॉब है। The result sign is a critical radiographic indicator used in orthopedic medicine to assess skeletal maturity and predict the progression of spinal deformities such as scoliosis। तो ये जो रिजल्ट साइन है इसके हम आगे ग्रेड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से किया जाता है। Named after Dr. Joseph C. Research, the sign evaluates both the ossification and fusion of the iliac apophysis, a growth plate on the pelvis। तो ये जो रिसर जो थे सी रिसर, तो इनके नाम पर से इसको रिसर साइन नाम दिया गया। और इन्होंने जो ये रिसर साइन में क्या होता है कि इलियाक बोन जो होता है पेल्विस के साथ, इलियाक बोन उसका कितना फ्यूजन होता है, ओके, ग्रोथ प्लेट जो होती है एपिफाइसिस उसका कितना फ्यूजन होता है, वो स्टेजेस बताया गया है। वो आगे देखते हैं। देखो इस फिगर में देखो तो आपको पता चलेगा। ये देखो ये इलियम बोन है, ठीक है, ये वाला इलियम बोन है। तो इसमें कितना ये ऑसिफिकेशन होता है, ये फर्स्ट है, फिर ये सेकंड है, थर्ड है, इस तरह से परसेंटेज दिया गया है 25, 50, 75, 100%। तो इस तरह से पूरा ये क्या होता है फ्यूज हो जाता है हीलियम। तो उसका ये ग्रेड बताते हैं। देखो फ्रेंच रिसर्च स्टेजिंग में इस तरह के ग्रेड होते हैं। इसमें देखो स्टेज 1 में सिर्फ इतना ही हुआ है, ये ब्लैक लाइन से मार्क किया है, फिर इतना, फिर पूरा, फिर इसमें भी इतना, और लास्ट में ये पूरा ही फ्यूज हो जाता है इलियम बोन पेल्विक बोन के साथ पूरा ही फ्यूज हो जाता है। तो इस तरह से इसके स्टेजेस दिए गए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि इलियम बोन पूरा कितना फ्यूज हुआ है स्कोलियोसिस का, इससे आइडेंटिफाई करते हैं, रिजल्ट साइन देखने को मिलता है। अब देखो ट्रीटमेंट ऑफ स्कोलियोसिस बाय मिल्वाकी प्रेस। तो इस तरह का प्रेस यूज़ करते हैं जिससे क्या होगा, जो कर्व होता है वो नॉर्मल अपने प्रॉपर शेप में आ जाए, पेशेंट का जो एक साइड का टिल्ट वाला पोजीशन है उसको अवॉइड करें। तो मिल्वाकी प्रेस है, बॉस्टन प्रेस है, फिर चीनिया प्रेस है, फिर ये वाला लायन प्रेस है। देखो इसमें क्या है, इस तरह से इसको वियर करते हैं। तो सब में ये वियर नीचे जो वियर करके बताया है उस तरह से रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का प्रेस यूज़ करना है जिससे स्कोलियोसिस का जो कर्व है, ओके, पेन जो है वो मैनेजमेंट, यानी पेन को मैनेजमेंट करना है। पेन जो इंक्रीज हो जाता है, प्रॉपर पोस्चर नहीं रहता है, एक साइड लेटरल बेंडिंग होता है, मसल इम्बैलेंस देखने को मिलता है, तो ये क्या करेगा, ये प्रेस है, ये सारे सिम्टम्स को इम्प्रूव करेगा। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट देखते हैं। एक्सरसाइज प्रोग्राम्स आर डिजाइन टू स्ट्रेंथन स्पेसिफिक मसल्स, improve posture and enhance range of motion. These programs में include, देखो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवानी है, तो टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेंटेन और रिस्टोर मूवमेंट, जैसे कि आगे फॉरवर्ड बेंडिंग, ओके, फॉरवर्ड बेंडिंग करवाओगे, एक्सटेंशन करवाओगे, साइड बेंडिंग करवाओगे, तो ये सब एक्सरसाइज रेंज ऑफ मोशन, लंबार का रोटेशन करवाओगे, तो ये सब रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करना है
जिससे क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे और जो मूवमेंट है वो भी होता रहे, स्टिफ ना हो। स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग देना है। जो मसल्स वीक हो गए हैं, ओके, स्पाइन के मसल्स वीक हो गए हैं, तो उसको क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाओगे, ठीक है। तो अभी मैनुअल थेरापी, मैनुअल थेरापी में क्या करेंगे, टू रिस्टोर जॉइंट एंड मसल मोबिलिटी। तो इसमें जॉइंट एंड मसल की जो मोबिलिटी है उसको रिस्टोर करने के लिए थेरापी देते हैं। मॉडलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हीट, कोल्ड, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होता है, अल्ट्रासाउंड है। तो ये सब क्या करेंगे, पेन एंड इन्फ्लामेशन जो होता है, पेन की वजह से इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, तो वो मैनेज होगा, ठीक है। हीट दिया जाता है, उसके बाद कोल्ड अप्लाई करना है, ओके। फिर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं, जिससे क्या होगा, मसल जो होता है, कई बार पैरालिसिस में देखा हमने, वीक हो जाता है, तो उसको स्टिमुलेट करते हैं। अल्ट्रासाउंड देना है, जिससे पेन रिलीफ हो। पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को प्रॉपर एजुकेट करना है, तो प्रॉपर मेंटेनिंग पोस्चर, ergonomic प्रैक्टिस एंड हाउ टू मैनेज देयर कंडीशन इफेक्टिवली। तो कई बार वर्क के टाइम पे पेशेंट प्रॉपर पोजीशन नहीं रखते हैं, तो उनको एजुकेट करना है प्रॉपर पोजीशन के लिए, ठीक है। ओके, तो ये स्कॉलियोसिस था, इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इसका मैनेजमेंट आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो होती है स्पाइन की, वो सब डिटेल में करके लिख सकते हो। कितनी हीट मॉडलिटी कितनी देर तक अप्लाई करना है, कोल्ड कितनी देर तक अप्लाई करना है, अल्ट्रासाउंड एरिया वाइज लिख सकते हो। फिर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं वो, आगे भी हमने स्कॉलियोसिस के कई सारे टाइप देखे, उसका भी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट आपको एक एक करके लिखना रहता है, ठीक है। तो ये था स्कॉलियोसिस। इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। फॉर नेक्स्ट वीडियो सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।